हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी अटेम्प्ट। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और हमारे लेक्चर्स को आप अच्छे से रेगुलरली देख रहे होंगे, अच्छे से आपको ये पसंद भी आ रहे होंगे। हम साथ में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आएँ। तो उसी सीरीज़ में आज मैं एनाटॉमी से रिलेटेड आज चौथा लेक्चर करने वाला हूँ, जिसमें आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि स्टमक चाहे कोई भी स्टूडेंट मेडिकल का हो, बीएमएस कर रहा हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, बीएससी नर्सिंग, या कोई फार्मेसी का स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट पहली बार मेडिकल में आएगा तो उसको एनाटॉमी पढ़नी ही है और सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसी से रिलेटेड मैं एनाटॉमी सीरीज़ में जो हमारे मिनी अटेम्प्ट चैनल पर अलग से सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस पर जाकर के आप एनाटॉमी की प्रॉपर वीडियोस आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं एनाटॉमी से रिलेटेड हर एक टॉपिक की वीडियो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँ। उसी के साथ में आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं स्टमक के। तो स्टमक क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं जो स्टमक है उसको हम क्या कहते हैं। जो स्टमक है उसको हम आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय। अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो मेडिकल टर्म में इसको हम गैस्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गैस्टर। तो मेडिकल टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? गैस्टर। शायद आपने देखा भी होगा, अगर कोई भी रिपोर्ट या आपने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखी होंगी, जैसे गैस्ट्राइटिस, तो जैसे गैस्ट्रोटोमी मीन्स गैस्टर। जो गैस्टर वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? स्टमक। क्लियर हो गया? गैस्टर मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है स्टमक। तो अब हम इसकी बात करते हैं। जो स्टमक है वो क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हमें किसी भी ऑर्गन को पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए कि वो ऑर्गन है क्या। तो स्टमक इज मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टमक क्या है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स माउथ टू एनस, जो माउथ टू एनस रास्ता है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका सबसे चौड़ा, सबसे डायलेटेड पार्ट, उसको हम कहते हैं स्टमक, जो कि जे की आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? जे की आकृति, जिसमें फूड लगभग 4 से लेकर के 5 घंटे तक, कितनी देर तक? लगभग 4 से लेकर के 5 घंटे तक हमारे स्टमक के अंदर फूड स्टोर रहता है, डाइजेशन होता है उसके अंदर, इसलिए इसको हम रिजर्वोयर ऑफ फूड भी कहते हैं। तो स्टमक क्या है? मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डायलेटेड, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में इसकी शेप, जो स्टमक है उसकी शेप क्या होती है? तो इसकी शेप होती है इंग्लिश के लेटर जे की जैसी। किसकी जैसी होती है? जे की। तो इसकी जो शेप है वो क्या होती है? इसकी शेप होती है जे, जे शेप। तो जो हमारा स्टमक है वो किस शेप का होता है? जे शेप। नेक्स्ट देखिए, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंदर हम किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। तो उसमें हम उसका वेट, उसका साइज, उसका शेप, अगर उसका कोई स्पेशल कलर है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑर्गन एसोसिएशन जिसको हम रिलेशन भी कहते हैं, साथ में उसके बॉर्डर, उसकी सरफेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। लेकिन जो फंक्शंस है वो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, वो हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टमक की एनाटॉमी के बारे में। तो हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने शेप देखी। तो इसकी शेप क्या होती है? जे शेप। उसके बाद में बात आती है इसकी साइज की। जो स्टमक है उसका साइज क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इंचेस में अगर कोई पूछे, इंचेस में कोई बात करता है तो 10 इंचेस। कितना होता है? लगभग 10 इंच या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो क्या होता है? 25
सेंटीमीटर या 10 इंच। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स इसकी धारण करने की क्षमता, यानी एक बार में इसमें कितना कंटेंट या कितना भोजन या कितना लिक्विड आ सकता है। अगर हम न्यूली बॉर्न यानी इन्फेंट की बात करें, जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं इन्फेंट, उनके अंदर लगभग इसकी होती है 30 ml कैपेसिटी। कितनी होती है? 30 ml। जो छोटा बच्चा होता है वो केवल 30 ml उसके पेट में यानी उसके एब्डोमिनल उसके स्टमक में, उसके गैस्टर में 30 ml कंटेंट आता है। अगर हम एट प्यूबर्टी बात करें, प्यूबर्टी किशोरावस्था में अगर हम बात करें तो लगभग 1 लीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1 लीटर। अगर हम पोस्ट प्यूबर्टी यानी एडल्ट स्टेज में अगर हम बात करते हैं, किसी वयस्क व्यक्ति में बात करते हैं, तो उसमें होती है 1.5 से लेकर के 2.5 लीटर तक। कितनी होती है? 1.5 से लेकर के 2.5 लीटर तक। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। अगर हम इन्फेंट में बात करें तो कितनी बताई थी मैंने अभी? 30 ml। अगर हम एट प्यूबर्टी बात करें तो 1 लीटर। कितनी होती है? 1 लीटर। अगर हम एडल्ट में बात करें तो कोई एडल्ट है, जो किशोर है, तो उसके अंदर होती है लगभग 1.5 लीटर से लेकर के 2.5 लीटर। तो इतना कंटेंट किसी एडल्ट व्यक्ति के स्टमक में आ सकता है। ठीक है, तो हमने कैपेसिटी के बारे में बात करी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स यानी हम स्टमक को जब हम देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें उसके आसपास हमें दिखाई देती हैं। तो हम बात करेंगे अब एक्सटर्नल फीचर्स की। तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स में हम क्या क्या देखते हैं? एक्सटर्नल फीचर में हम सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिफिस की। जो स्टमक है उसके अगर हम एक्सटर्नल फीचर को देखेंगे तो उसमें 2 ओरिफिस होते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें 2 ओरिफिस, एक कार्डियक और एक पाइलोरस। कितने ओरिफिस होते हैं हमारे स्टमक में? 2 ओरिफिस होते हैं। कौन कौन से? एक कार्डियक और एक पाइलोरस। तो हमारे स्टमक के एक्सटर्नल फीचर में अगर हम देखेंगे तो हम क्या क्या चीज की स्टडी करेंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे 2 ओरिफिस की। दूसरा हम स्टडी करेंगे 2 सरफेसेस की। और तीसरी हम स्टडी करेंगे इसमें 2 कर्वेचर्स की। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में हम एक्सटर्नल फीचर्स में बात करें। तो मैं इधर ही एक छोटा सा डायग्राम बना करके आपको दोबारा से दिखा देता हूं कि ओरिफिस, सरफेस और ये कर्वेचर्स किधर होते हैं। तो जो हमारा स्टमक है वो किस शेप का होता है? जे शेप का। किस शेप का होता है? जे शेप का। हमेशा याद रखना, जो एनाटॉमी में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सबको स्ट्रक्चर यानी डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। तो देखो इस जगह पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर डायरेक्टली हमारी ईसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? ईसोफेगस। इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? कार्डियक। तो जिस जगह हमारा स्टमक ऊपर की तरफ यानी ईसोफेगस के लोअर एंड से जुड़ा हुआ रहता है, उस जगह, उस ओपनिंग को हम कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। हमने क्या देखा यहाँ पे? 2 ओरिफिस। कौन कौन से? एक कार्डियक और दूसरा है पाइलोरिक। तो जो कार्डियक ओरिफिस है, ये जो कार्डियक ओरिफिस है वो किधर होता है? जहां हमारा स्टमक लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है, उस जगह की ओपनिंग को, उस ओपनिंग को हम कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। ओरिफिस मींस होता है ओपनिंग। ओरिफिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है ओरिफिस। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट पाइलोरिस की। जो पाइलोरिस ओरिफिस है, जो पाइलोरिक ओरिफिस है, वो किधर होता है? वो लोअर एंड पर होता है। यानी जब हमारा स्टमक ड्यूडेनम में खुलता है, किस जगह ओपन होता है? ड्यूडेनम में। जो लास्ट पार्ट होता है हमारे स्टमक का, पाइलोरस, वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपनिंग होता है। तो उस जगह को हम कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। क्या कहते हैं? पाइलोरिक ओरिफिस। देखिए यहाँ पे एक नोट करने की बात और है, यानी उस बात को हमें नोट करना चाहिए कि जो कार्डियक पार्ट है उस जगह अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो उस जगह एक स्पेक्टर पाया जाता है जिसको हम कार्डियक स्पेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक स्पेक्टर। लेकिन अगर उसको हम एनाटॉमिकली देखें
तो उसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। माने एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो इस जगह पर कोई भी स्पेक्टर नहीं होता, लेकिन जो कार्डियक ओरिफिस है उस जगह फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शनली ये एज ए स्पेक्टर की तरह काम करता है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, जो कार्डियक ओरिफिस है उस जगह पर कार्डियक स्पेक्टर एनाटॉमिकली नहीं होता है, फिजियोलॉजिकली होता है। माने खाने को एक बार कोई कंटेंट फूड अगर हमारे पेट में एंट्री कर जाता है तो दोबारा से बैक वापस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं हम टू सरफेस की। तो जो स्टमक है उसके अंदर दो सरफेस होती हैं, एक आगे वाली जिसको हम एंटीरियर कहते हैं, एक पीछे वाली जिसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो कितनी सरफेस हो गई? दो, एक एंटीरियर और एक होती है पोस्टीरियर। तो दो सरफेस है स्टमक में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर आपको दिखाई दे रही होगी, जो सामने वाली सरफेस है उसको हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं, और उसके जो पीछे वाली सरफेस है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर हम स्टमक को देखेंगे, किसी बॉडी पर देखेंगे तो हमें पीछे की तरफ जो सरफेस दिखाई देगी उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। सरफेस मींस सतह। ठीक है, उसके बाद में आता है टू कर्वेचर्स। कर्वेचर मींस क्या होता है? घुमाव या मोड़। तो हमारे स्टमक में आप देख रहे होंगे इस जगह दो मोड़ हैं, एक मोड़ ये वाला और एक मोड़ ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों ही कर्वेचर्स हैं। ये जो कर्वेचर है इनके अलग अलग नाम हैं। ये जो छोटा वाला कर्वेचर है, ये छोटा, छोटा मींस लेस, लेस मींस कम, छोटा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर। तो जो कर्वेचर है वो कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? लेसर और ग्रेटर। कौन कौन से होते हैं? लेसर और ग्रेटर। तो ये छोटा वाला जो कर्वेचर है, छोटा वाला जो मोड़ है जो कि एंटीरियर सरफेस पर है, सामने की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं? लेसर कर्वेचर। और जो कर्वेचर पोस्टीरियर साइड पे है, पीछे की तरफ है, उसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो ये वाला जो बड़ा कर्वेचर है इसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और जो छोटा कर्वेचर है उसको हम क्या कहते हैं? लेसर कर्वेचर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की है, जो लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर हैं, ये दोनों ही, लेसर कर्वेचर एंटीरियर बॉर्डर बनाता है, जो हमारा स्टमक है उसका एंटीरियर बॉर्डर लेसर कर्वेचर बनाता है, और जो ग्रेटर कर्वेचर है उस जगह पर हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। हमारे स्टमक का बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर किधर होता है? ग्रेटर कर्वेचर। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। जो स्टमक है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके कौन कौन से भाग हैं। पार्ट्स। तो जो हमारा स्टमक है उसके बेसिकली अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं। जो स्टमक है उसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला कार्डियक और दूसरा पार्ट होता है इसका पाइलोरस। कितने पार्ट होते हैं इसके? दो, कार्डियक और पाइलोरस। लेकिन जो कार्डियक पार्ट है वो आगे चल के फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? फंडस और बॉडी। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे चल के? फंडस और बॉडी। ठीक। जो पाइलोरस पार्ट है ये भी फर्दर आगे चल के ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पाइलोरस एंट्रम और पाइलोरस कैनाल। तो कितने पार्ट हुए स्टमक के? दो पार्ट, कार्डियक और पाइलोरस। ये जो कार्डियक और पाइलोरस है वो आगे चल के फर्दर डिवाइड होकर के चार पार्ट बनाते हैं, फंडस, बॉडी, पाइलोरस एंट्रम और पाइलोरस कैनाल। ये आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? कार्डियक पार्ट। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? कार्डियक। इसको हम कार्डियक क्यों कह रहे हैं? हम कार्डियक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये T11 वर्टिब्रा, T11 वर्टिब्रा मींस थोरेसिक नंबर 11 की जो वर्टिब्रा है उसके जस्ट सामने वाला पार्ट होता है। ठीक है, और हार्ट के नीचे होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट। तो ये जो कार्डियक पार्ट है ये डायरेक्टली इसोफेगस से कनेक्ट रहता है।
तो कार्डियक पार्ट आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फंडस और बॉडी। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये फंडस पार्ट कहलाता है, और ये जो बीच वाला बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा होगा ये क्या कहलाता है, बॉडी। उसके बाद में बॉडी के बाद अगला पार्ट आता है पाइलोरस एंट्रम। ये जो अगला पार्ट है वो क्या है, पाइलोरस एंट्रम। और ये अगला जो पाइलोरस एंट्रम से अगला जो पार्ट है वो क्या है, पाइलोरस कैनाल। उसके बाद में ये डायरेक्टली ओपन होता है हमारे ड्यूडेनम। हाँ, ओपन होता है ड्यूडेनम। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले दो कर्वेचर्स के बारे में भी बताया था, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है याद रखने के लिए कि जो लेसर कर्वेचर है इस जगह पर लेसर ओमेंटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेसर ओमेंटम, जो कि फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है और पेरिटोनियम लेयर से कवर्ड रहता है। ऐसे ही जो ग्रेटर कर्वेचर है उस पर भी ग्रेटर ओमेंटम पाया जाता है, वो भी सेम फैटी टिश्यू से बना हुआ रहता है और पेरिटोनियम से ढका हुआ रहता है। ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित इसमें से सवाल पूछा जाता है कि ओमेंटम क्या है, या इस तरीके से इसको पूछते हैं कि पुलिसमैन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अगर कोई आपसे पूछे या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए और ऐसा आता भी है कि पुलिसमैन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो उसका आंसर क्या होगा, ओमेंटम। जो ओमेंटम है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी का, पूरी एब्डोमिनल कैविटी का पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिस क्या करती है, रक्षा करती है, तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी की रक्षा करता है। माने एक्स्ट्रा जो सीरस फ्लूइड है, जो सीरस फ्लूइड एक्स्ट्रा हमारे पेरिटोनियम में आते हैं उन सबको एब्जॉर्ब भी करता है, साथ में इसके और प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी होते हैं। क्लियर हो गया। तो जो ओमेंटम है वो क्या है, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फंडस के बारे में। जो फंडस है वो क्या है, हमारे स्टमक का सबसे सुपीरियर माने मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज फंडस। जो फंडस है वो क्या है, हमारे स्टमक का सबसे ऊपरी सबसे सुपीरियर पार्ट होता है, जिसमें उसकी शेप डोम शेप होती है। क्या होती है उसकी शेप, डोम शेप। तो क्या है ये, डोम शेप मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज फंडस। तो फंडस क्या है, हमारे स्टमक का डोम शेप सबसे सुपीरियर मींस ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं फंडस। अगर हम इस फंडस पार्ट का रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, माने एक्सरे की सहायता से जब हम देखेंगे तो इस पार्ट के अंदर गैस फील्ड रहती है। क्या फील्ड रहती है, गैस, हमें गैस दिखाई देगी। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद में अगला पार्ट आता है बॉडी। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, बॉडी। जो बॉडी क्या है, इट इज मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक का सबसे वाइडेस्ट सबसे चौड़ा पार्ट ये होता है। क्लियर हो गया। तो ये बॉडी क्या है, वाइडेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। जो किस किस के बीच में पाया जाता है, ये फंडस के बीच में और पाइलोरस एंट्रम। जो पाइलोरस पार्ट है और फंडस, इन दोनों के बीच में ये बॉडी पार्ट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर नोट करने की बात एक ये है, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेजर जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ये स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो मेजर बड़ी बड़ी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, चाहे वो म्यूकस सेल हो, चीफ सेल हो, पेप्टिक सेल्स हो, और जाइगोमेटिक सेल हो, चाहे पैराइटल या ऑब्जेंटिक सेल हो, ये सभी सेल्स किस पार्ट में पाई जाती है, मोस्टली फंडस और बॉडी पार्ट। तो फंडस और बॉडी पार्ट में मोस्टली ये सभी सेल्स पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी सेल पाई जाती है, इसको मैं नोट करके इसीलिए लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस सेल्स, ये जो म्यूकस सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस क्या है, म्यूकस हमारी इस स्टमक को यानी आमाशय को HCl से बचाता है। माने उसकी HCl के जो एसिडिटी है, HCl एक एसिड है जिसका pH बहुत लो होता है, माने 1.3 से 3.5 तक होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो उससे बचाव का काम हमारी जो स्टमक की लेयर है उनका ये करता है, म्यूकस। तो म्यूकस सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। उसके बाद में आता है सेकंड जो सेल है वो है पेप्टिक सेल, जाइगोमेटिक सेल,
ठीक है, पेप्टिक सेल, जाइगोमेटिक सेल, चीफ सेल्स। तो ये जो सभी सेल्स हैं, ये सभी सेल्स कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? फंडस और बॉडी पार्ट में। इनका काम होता है डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करना। क्या काम होता है? डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करना। उसके बाद में तीसरे प्रकार की सेल आती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। तीसरे प्रकार की सेल कौन सी है? ऑक्जेंटिक सेल, जिनका दूसरा नाम भी होता है पेराइटल सेल्स। ये वही सेल है जो HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर सीक्रेट करती हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का काम भी करता है और साथ में हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है बाय द एसिडिटी, यानी एसिडिटी मीडियम प्रोवाइड करा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने क्या देखा? फंडस और बॉडी, ये दो पार्ट है। उसके बाद में अगला पार्ट आता है पाइलोरस। जो अगला पार्ट है वो क्या है? पाइलोरस। तो पाइलोरस कितने पार्ट में डिवाइड है? दो में, एंट्रम में और कैनाल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइलोरस एंट्रम के बारे में। जो पाइलोरस एंट्रम है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लगभग कितना लंबा होता है? 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और बॉडी से डायरेक्टली ये कनेक्ट रहता है और ये हमारे स्टमक का लोएस्ट पार्ट होता है, माने नीचे की तरफ ये पाया जाता है। अच्छा, ये जो पाइलोरस एंट्रम है, ये पाइलोरस कैनाल से एक सल्कस के द्वारा, एक दीवार समझ सकते हैं, उसके द्वारा ये अलग रहता है, जिसको हम सल्कस इंटरमीडियस कहते हैं। तो ये एक सल्कस के द्वारा यानी सल्कस के थ्रू ये अलग रहता है, उसका नाम क्या है? सल्कस इंटरमीडियस। ये इस सल्कस इंटरमीडियस के थ्रू ये पाइलोरस कैनाल से अलग रहता है, सेपरेट रहता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ ध्यान देने लायक कि इस पाइलोरस एंट्रम में ही, इस पाइलोरस एंट्रम के बाद ही पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है अगला पार्ट पाइलोरस एंट्रम के बाद पाइलोरस कैनाल। तो ये जो पाइलोरस कैनाल है ये भी पाइलोरस का पार्ट ही है। लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना लंबा होता है ये? 2.5 सेंटीमीटर। और ये हमारा स्टमक का सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट। इतना क्लियर हो गया? तो ये क्या है? पाइलोरस कैनाल, जो कि 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूब जैसा होता है। ठीक है, तो कैसा पार्ट है ये? ट्यूबुलर। क्लियर हो गया? तो ये हमने पार्ट्स के बारे में स्टडी की, यानी हमारा जो स्टमक है उसके दो पार्ट होते हैं, कार्डियक और पाइलोरस। कार्डियक दो पार्ट में आगे डिवाइड हो जाता है, फंडस और बॉडी में, और जो पाइलोरस है वो आगे चलिए एंट्रम और कैनाल, इन दो पार्ट में ये डिवाइडेड हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्गन्स के रिलेशन, या जिसको हम ऑर्गन एसोसिएशन भी कहते हैं। रिलेशन मीन्स इस ऑर्गन के आसपास और जो अदर ऑर्गन्स हैं, अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। रिलेशंस। तो हमारा जो स्टमक है उसमें दो तरह के रिलेशन हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनके हम मोस्टली दो तरह के रिलेशन पढ़ते हैं, एक पेरिटोनियल और एक विसरल। पेरिटोनियल मीन्स उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पेरिटोनियम एक ऐसी लेयर है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के मोस्टली सभी ऑर्गन को कवर करके ढक के रखती है, जो कि एक सीरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसीलिए उससे जो जो चीज़ है या जो जो सरफेस हमारे स्टमक की अटैच होती है, तो उसको हम पेरिटोनियल रिलेशन में पढ़ेंगे। दूसरा विसरल, जो विसरल मीन्स विसरा, विसरा मीन्स ऑर्गन। तो ऑर्गन यानी स्टमक से रिलेटेड करने वाले जो अदर ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम उस विसरल रिलेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? पेरिटोनियल रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? पेरिटोनियल रिलेशन की। तो जो पेरिटोनियल रिलेशन है वो किससे रहता है? माने हमारे स्टमक
का जो कौन सा पार्ट है या कौन सी लेयर है जो पेरिटोनियम से रिलेट करती है, वो होता है लेसर ओमेंटम। क्या होता है? लेसर ओमेंटम। यानी अगर हम कहें तो हमारी जो स्टमक है वो दोनों साइड यानी एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों ही बॉर्डर्स पर लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम दोनों से कवर रहता है। ये जो ग्रेटर और लेसर ओमेंटम है दोनों ही पेरिटोनियम से कवर्ड रहते हैं। तो ये किससे रिलेट रहता है? पेरिटोनियम किससे रिलेट रहता है? लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम से। और ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम से रहता है ये एंटीरियर बॉर्डर पर और इससे रहता है ये पोस्टीरियर बॉर्डर। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद में दूसरा रिलेशन आता है विसरल रिलेशन। विसरल मीन्स विसरा, विसरा मीन्स ऑर्गन। तो कौन कौन से ऑर्गन से ये अटैच रहता है? तो बेसिकली हमारा स्टमक एंटीरियरली अगर हम बात करें तो एंटीरियरली ये लिवर से, डायफ्राम से और एब्डोमिनल वॉल से। तो किस किस से रहता है ये एंटीरियरली? माने सामने की तरफ जो स्टमक है उसके सामने की तरफ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? लिवर का पार्ट होता है, माने लिवर होता है, लिवर का कुछ पार्ट होता है। तो लिवर हमारा दोनों तरफ होता है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है डायफ्राम। एंड नेक्स्ट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्या आता है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है सेकंड पोस्टीरियर। यानी पोस्टीरियरली कौन कौन से ऑर्गन, हमारे पीछे की तरफ कौन कौन से ऑर्गन अटैच रहते हैं? तो पोस्टीरियरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो ऑर्गन है पोस्टीरियरली रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका अलग से क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम स्टमक बेड से जानते हैं। तो पोस्टीरियरली ये किससे अटैच रहता है? डिफरेंट ऑर्गन से, जिसको हम स्टमक बेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टमक बेड के नाम से। तो स्टमक बेड बहुत सारे ऑर्गन यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस पर जहाँ जुड़े हुए रहते हैं तो वो सभी मिलकर के स्टमक बेड बनाते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? तो स्टमक बेड में डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन और स्प्लीनिक आर्टरी, ये सभी पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं स्टमक बेड में? सबसे पहला लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रा रीनल पार्ट, ग्लैंड, पार्ट ऑफ ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद में नेक्स्ट है स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, यानी कोलन का स्प्लीनिक फ्लेक्सर ये आता है। उसके बाद में पेनक्रियास आता है। ठीक है, पेनक्रियास आ गया। पेनक्रियास के बाद स्प्लीनिक आर्टरी, और क्या आता है? स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, तो ये सभी पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं? स्टमक बेड। क्या बनाते हैं सभी मिलकर के? स्टमक बेड। साथ में एक पार्ट और है डायफ्राम, क्योंकि ये डायफ्राम डोम शेप का होता है तो लेफ्ट राइट हर जगह एब्डोमिनल कैविटी के हर एक ऑर्गन को ये कवर करके रखता है। तो ये 6 ऑर्गन या 6 स्ट्रक्चर अलग अलग मिलकर के हमारी पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक पे अटैच रहती हैं, ये स्टमक बेड बनाती है। कौन कौन सी? लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड जिसको हम लेफ्ट एडिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, स्प्लीनिक फ्लेक्सर माने स्प्लीन के नीचे से जो कोलन है, जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो मुड़ती है, तो उस कर्वेचर को, उस मुड़ को हम स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं। अगला पेनक्रियास, पेनक्रियास आप जानते ही हैं, पेनक्रियास अगला से अगला स्प्लीनिक आर्टरी जो स्प्लीन को सप्लाई करती है, और डायफ्राम। ये सभी ऑर्गन मिलकर के स्टमक बेड का निर्माण करते हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें कि हमारी स्टमक से पोस्टीरियर साइड में ये सभी ऑर्गन्स अटैच रहते हैं, मींस जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर हो गया? अब
अभी तक हमने क्या किया, हमने बाहर से उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करी। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर जाते हैं, अपने स्टमक के इंटरनल स्टडी करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी इंटरनल स्टडी। तो जो इंटरनल स्टडी है उसके अंदर हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इसको डायसेक्ट करेंगे स्टमक को, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक है उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो हमारे स्टमक के अंदर 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है सिरोसा। क्या होती है, सिरोसा, जिसको हम एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। उसके बाद में दूसरी आती है मस्कुलरिस, तीसरी आती है सब म्यूकोसा, और चौथी लेयर है म्यूकोसा। तो ये जो चारों लेयर हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये चारों लेयर हमारे स्टमक की लेयर कही जाती है। तो ये क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोसा की, इसकी सिरोसा। तो जो सिरोसा है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, हमारे स्टमक की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। तो क्या होती है ये, आउटर मोस्ट लेयर। इतना क्लियर हो गया। पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखने का क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसको याद रखने का, ये जो डायरेक्ट पेरिटोनियम से कनेक्ट रहती है, ये जो लेयर है सिरोसा, वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट रखती है, किससे रिलेट रहती है, पेरिटोनियम से। तो रिलेट विद पेरिटोनियम। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में दूसरी आती है, दूसरी लेयर मस्कुलरिस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं उन्हीं के द्वारा गति हो सकती है, यानी जितनी भी मूवमेंट है वो मसल से ही पॉसिबल है, बिना मसल के कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे स्टमक के अंदर भी जब खाना आता है, माने फूड आता है, तो उस समय चर्निंग मूवमेंट होते हैं। कौन से मूवमेंट होते हैं, चर्निंग मूवमेंट। तो उन मूवमेंट्स को कराने के लिए मस्कुलरिस रेस्पॉन्सिबल होती है, इसका होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी मसल होती है ऑब्लिक, और तीसरी प्रकार की मसल होती है सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल माने जो लंबाई में है, तो स्टमक को लंबाई में गति कराती हैं, ऑब्लिक माने तिरछा गति कराती हैं, और जो सर्कुलर है वो स्टमक को गोल गति कराती हैं। तो ये तीनों प्रकार की मसल्स हमारी मस्कुलरिस लेयर के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल आउटर है, बाहर है, ये मिडिल में है, और ये सबसे अंदर सर्कुलर लेयर पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आती है तीसरी सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर क्या है, सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा लेयर है वो तीसरे नंबर की लेयर है। आउटर से अगर हम देखें तो वो कौन से नंबर की लेयर है, तीसरे नंबर की लेयर है, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड वेसल होती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, दूसरा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और तीसरा नर्व वेसल्स। ये सभी चीजें, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, सब म्यूकोसा में। और उसके बाद में चौथे नंबर की लेयर आती है म्यूकोसा। ये सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, जो लेयर है सबसे अंदर वाली, उसका नाम क्या है, म्यूकोसा। तो ये जो म्यूकोसा है, यहाँ पर ध्यान देने की बात एक और है कि जो म्यूकोसा है ये छोटे 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 फोल्ड की तरह होती है। अगर हम ये देखें, इसकी हिस्टोलॉजी देखें, तो देखो ये स्टमक का छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा इस तरीके से फोल्ड्स में रहती है, इसमें रहती है, छोटे छोटे फोल्ड्स बनाती है,
उसको हम कहते हैं रोगाई। क्या कहते हैं उनको? गैस्ट्रिक रोगाई। क्या कहते हैं उनको? गैस्ट्रिक रोगाई। ये गैस्ट्रिक रोगाई क्या होती हैं? ये म्यूकोसा के ही छोटे छोटे फोल्ड होते हैं। जब स्टमक खाली रहता है तब उस समय हमें ये दिखाई देते हैं, जब स्टमक फुल हो जाता है तो ये भी फैल जाते हैं, तो वो हमें इस समय दिखाई नहीं देते क्योंकि ये फ्लैट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि जो म्यूकोसा है उसके अंदर बहुत छोटे छोटी ओपनिंग्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। क्या कहते हैं इनको हम? गैस्ट्रिक पिट्स। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं वो क्या है? स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग्स हैं जो कि बहुत सारी होती हैं म्यूकोसा के अंदर, जो बेसिकली किसके काम आती हैं? इनसे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। हम कहते हैं ना कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो वो गैस्ट्रिक जूस इन गैस्ट्रिक पिट्स में से ही सीक्रेट होता है। क्लियर हो गया? तो ये सभी क्या है? हमारे स्टमक की लेयर्स हैं। तो हमने स्टमक की लेयर्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम बात करेंगे हमारे स्टमक की ब्लड सप्लाई के बारे में, क्योंकि जो स्टमक है इसके अंदर लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग टिश्यू हैं, जो जिंदा टिश्यू हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ब्लड की, ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो ये सभी चीज़ें किससे पूर्ति होती है? ब्लड से। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हमें पढ़ना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या है? इसकी ब्लड सप्लाई होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से, और भी आर्टरीज हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसकी ब्लड सप्लाई नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी करती है, दूसरा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तीसरी सप्लाई होती है इसकी 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। किसके द्वारा होती है? 5-7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। किसके द्वारा होती है? 5 और 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा। नेक्स्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अगली जो ब्लड सप्लाई है वो किससे होती है? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और पांचवी होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। तो ये जो 5 आर्टरी है वो मिलकर के हमारी स्टमक को ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ते हैं जो स्टमक है उसकी वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई और कुछ इसके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में। तो इसकी जो वीनस सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है? हमने आर्टेरियल सप्लाई पढ़ी है, अब हम पढ़ देंगे वीनस की। तो जो वीनस सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है? पोर्टल वेन के द्वारा। किसके द्वारा होती है? पोर्टल वेन के द्वारा। क्लियर हो गया? इसकी जो नर्व सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मींस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, और वेगस के द्वारा होती है। क्लियर हो गया? इसी के साथ में हमारा स्टमक कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड हमारी एनाटॉमी पूरी तरह से कंप्लीट हुई। दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें स्टमक से रिलेटेड समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।